आज जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दो बड़े सूबों में बगावत बरपा है, एक बारंग बलोच की और दूसरी मंजूर पिश्तीन की, वो जो बयानिया इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो प्रोपेगेंडा, डिसइंफॉर्मेशन और वो झूठ बोल रहे हैं, ये वही ज़बान है जो हम आज से 50 साल पहले सुन चुके हैं। आज की नौजवान नस्ल ने चूँकि मशरक़ी पाकिस्तान में होने वाले झूठ और डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे को नहीं सुना, तो आप रिलेट नहीं कर सकते कि मशरक़ी पाकिस्तान में जो कुछ भारतीय इंटेलिजेंस ने अपने टाउट शेख मुजीब और मुफ्ती बानी के ज़रिए करवाया था, वही सब कुछ आज भारतीय इंटेलिजेंस बारंग बलोच और मंजूर पिश्तीन के ज़रिए करवा रही है। चूँकि टेक्स्ट बुक एक ही है इनके पास स्ट्रैटेजी और पाकिस्तान को सबवर्ट करने की और सबोटाज करने की और बगावतें करवाने का मास्टर प्लान एक ही है, जो इन्होंने कामयाबी से पहले मशरक़ी पाकिस्तान में डिप्लॉय किया था। तो अब वही सब कुछ ये बलूचिस्तान और खैबर में डिप्लॉय कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे जो सारा थ्रस्ट है, सारा जोर है उस डिसइंफॉर्मेशन और प्रोपेगेंडे का, वो इस बात पर है कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान और खैबर के वसाइल पर कब्ज़ा किया हुआ है, इनकी दौलत लूट रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान सब कुछ लूट कर अपने पास ले जाता है और बलूचिस्तान और खैबर को कुछ नहीं मिल रहा। और दूसरा एक्सेस इनके प्रोपेगेंडे का ये है कि जब ये रियासत पाकिस्तान और पाकिस्तान आर्मी को टारगेट करते हैं, तो ये इसको फेडरल आर्मी नहीं कहते, हमेशा पंजाबी आर्मी कहते हैं, ताकि एथनिक लाइंस पर, प्रोविंशियल लाइंस के ऊपर भी नफ़रतें बढ़ाई जा सकें। एग्जैक्टली यही सब कुछ इन्होंने 1971 में भी किया था। जो मुफ्ती बानी ने जो झूठ और डिसइंफॉर्मेशन मशरक़ी पाकिस्तान में फैलाना शुरू किया, तो यही ज़बान इस्तेमाल की कि पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान को लूट कर मगरबी पाकिस्तान सारी दौलत ले जाई जाती है, और ये पंजाबी आर्मी है जो बंगालियों पर जुल्म कर रही है। जैसे कहा कि आज की नौजवान नस्ल को तो ये बात नहीं मालूम होगी, लेकिन शेख मुजीब और बंगाली और मुफ्ती बानी के जितने भी सब नेशनलिस्ट गद्दार थे, वो इस्लामाबाद आते थे और इस्लामाबाद की दीवारों और सड़कों के ऊपर छड़ी मारकर कहते थे कि ये सारा जूट का पैसा है। यानी मशरक़ी पाकिस्तान में जो बड़ी फसल होती थी वो जूट कहते थे उसको, पटसन उर्दू में उसका नाम। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर कॉटन हमारी बहुत बड़ी फसल थी, वहाँ पर जूट हुआ करती थी, और जूट उस ज़माने में इस्तेमाल होता था बोरियाँ बनाने के लिए, क्योंकि एक्सपोर्ट कंटेनर्स में तो होती नहीं थी, बोरियों में एक्सपोर्ट होती थी पूरी दुनिया में। तो जूट एक प्रोडक्ट थी जिससे बोरियाँ बनाई जाती थी। वो बंगाल की लोकल प्रोडक्ट थी, उनके माहौल में बड़ी अच्छी जूट होती थी, जैसे हमारे यहाँ कॉटन उगती थी। तो पूरा एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि जनाब पूरा मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान की जूट की कमाई को, पटसन की कमाई को लूट कर ले जा रहा है, और उससे बड़े बड़े शहर आबाद किए जा रहे हैं, और मगरबी पाकिस्तान की तामीर और तरक्की जूट की वजह से हो रही है। सारा मगरबी पाकिस्तान मशरक़ी पाकिस्तान को लूट कर ले गया। रियलिटी ज़ाहिर है बिल्कुल मुख्तलिफ थी। जितना मगरबी पाकिस्तान डेवलप हो रहा था, उससे कहीं ज़्यादा मशरक़ी पाकिस्तान पर तरक्याती फ़ंड खर्च किए जा रहे थे, उनको डेवलप किया जा रहा था। ये बात हम, वो जो हमारी पुरानी वीडियो है अयूब ख़ान के दौर की, कि अयूब ख़ान के दौर में पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की, उसको देखिए, उसमें सारी तफसील हमने बयान की है कि किस तरह जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उससे पहले बंगाल का सूबा जो था वो पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में सबसे गरीब, मिस्कीन और तबाहशुदा सूबा था। अंग्रेज़ों ने उसको लूट लूट कर उसकी हड्डियों से गूदा तक निकाल लिया था। 1942-44 वगैरह में इतना सख्त कहत आया था बंगाल में कि लाखों लोग, करोड़ों लोग उससे मारे गए थे। ऐसा बंगाल पाकिस्तान को मिला था।
और पाकिस्तान ने 21-25 साल ये जो पाकिस्तान के साथ रहे, इनको इतना खुशहाल कर दिया था कि एक बंगाली कहत से नहीं मरा, भूख से कभी नहीं मरा था। लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान टूटने के बाद 2 साल के अंदर अंदर मशरक़ी पाकिस्तान यानी अब बांग्लादेश जो बन चुका था, उसमें दोबारा इतना बड़ा कहत आया कि लोग खुद बगावत करके खड़े हो गए और शेख मुजीब को खुद उसकी अपनी कौम ने कत्ल कर दिया कि इसने इतना बड़ा धोखा दिया था अपनी कौम को। और आज 50 साल के बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से बंगाली कौम अब वापस पलट रही है नजरिया पाकिस्तान के जानिब। अब उसको समझ आई है कि इसके बड़ों ने झूठ बोलकर इसको हिंदुओं का गुलाम बना दिया था। जो आज़ादी इनको कायदे आज़म ने दिलवाई थी, शेख मुजीब ने वो आज़ादी इनसे छीन कर इनको इंदिरा गांधी और हिंदू मुशरिकों का गुलाम बना दिया था। और आपने खुद देखा अभी जो बंगाल के अंदर, जो साबिक मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर जो अब बगावत उठी है हिंदू राज के ख़िलाफ़, ये अपने तमाम बड़ों के गुनाहों का कफ़ारा अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। नामो निशान मिटा दिया पूरे मशरक़ी पाकिस्तान से इन्होंने शेख मुजीब का। ये वही शेख मुजीब है जिसने अपनी कौम को उस वक्त धोखा दिया ये कहकर कि मगरबी पाकिस्तान और पंजाबी आर्मी तो मैं लूट कर खा गई, हालांकि यही मगरबी पाकिस्तान और यही पाकिस्तान की फेडरल आर्मी उनकी मुहाफ़िज़ थी। तो ये डिसइंफॉर्मेशन जो उस वक्त भारत कामयाब इसलिए हो गया कि 5 लाख की भारतीय फ़ौज चारों जानिब से हमलावर हुई मशरक़ी पाकिस्तान पे। खाली मुक्ति बाहिनी में चाहे कितनी ही ताकतवर क्यों ना हो, उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि ये मशरक़ी पाकिस्तान को अलग कर सकते। इस बात के बावजूद कि सिर्फ 30-35 हज़ार पाकिस्तानी फ़ौज थी मशरक़ी पाकिस्तान में और 2.5 लाख मुक्ति बाहिनी के गुरीले थे, एक एक चप्पे पे मुक्ति बाहिनी के साथ भारतीय फ़ौज के कमांडोज शामिल थे, उसके बावजूद 10 महीने वो जोर लगाते रहे। पाकिस्तान आर्मी ने एक इलाका मुक्ति बाहिनी या बांग्लादेश बनने के लिए उनके हवाले नहीं किया। तभी तंग आकर फिर भारतीय फ़ौज चारों जानिब से दाखिल हुई। तब मशरक़ी पाकिस्तान हमारे हाथ से निकला जब 50 और 1 का रेशो था। 26-30 हज़ार पाकिस्तानी फ़ौज के मुकाबले पे 6-7 लाख भारतीय फ़ौज और मुक्ति बाहिनी थी, टैंकों, तोपों, आर्मर, नेवी के साथ, एयरफोर्स के साथ। जब जाकर हमारी फ़ौज को वहाँ पर मुश्किलात का सामना करना पड़ा और ढाका हमारे हाथ से निकला, वरना मशरक़ी पाकिस्तान कभी हमारे हाथ से नहीं जाता अगर सिर्फ मुक्ति बाहिनी के गुंडों से लड़ाई होती रहती। तो उनको पाकिस्तान आर्मी ने काबू कर लिया था कलील तादाद के बावजूद। और जैसे अब आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश की जो मशरक़ी पाकिस्तान की जो अक्सरियत आबादी थी, उसका कोई लेना देना नहीं था शेख मुजीब के साथ। ये एक छोटा सा दहशतगर्द गिरोह होता है जो हाईजैक करता है ताकत और दहशत की बुनियाद पर, और फिर बाहर की ताकतें उसकी मदद करती हैं। अब यही टेक्स्ट बुक ये बलूचिस्तान और सूबे सरहद के अंदर खैबर में अप्लाई करना चाह रहे हैं। इस पर हम ज़रा तफसील से आज बात करेंगे, क्योंकि जहाँ तक नैरेटिव का ताल्लुक़ है वो हमने आपको बताया कि वही झूठ और डिसइंफॉर्मेशन कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को लूट कर खा गया, पाकिस्तान सूबे सरहद को लूट कर खा गया, मगर ये आपको कभी ये नहीं बताएंगे कि पाकिस्तान बलूचिस्तान को दे क्या रहा है या पाकिस्तान सूबे खैबर को दे क्या रहा है। हकीकत यही है कि कोई सूबा पाकिस्तान में ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो पाकिस्तान को चला रहा है। जिस तरह एक हाथ है, उसकी 5 उंगलियां हैं, कोई एक उंगली ये क्लेम नहीं कर सकती कि पूरे हाथ को मैं चला रही हूं। होता यही है कि पूरा हाथ जो है वो मिलकर एक मुट्ठी बनता है, एक मजबूत, एक मुस्तहकम अपने इत्तेहाद की वजह से उसमें वो ताकत आती है कि फिर वो काम कर सकता है जो वो काम कर रहा है। लियाकत अली खान इसीलिए वो मुक्का लहराया करते थे, जिसका मकसद ही यही था उनका कि हम सारे सूबे मिलकर हम एक वो ताकत बनते हैं। कोई सूबा अकेले अपनी जगह सरवाइव ही नहीं कर सकता। यानी इनकी आर्गूमेंट ये है, मारंग की मैं सुन रहा था, वो कहती कि हमारी गैस जो है वो पूरा पंजाब लेके चला जाती है। कि पाकिस्तान नहीं कहेंगे, हमेशा ये पंजाब कहते हैं। मैंने कहा ना, ये वो एक, आप इनके अल्फाज पर गौर करें, ये वो प्रोविंशलिज्म है जिसको कायदे आज़म ने कहा था कि यू नॉट अ बलूची एंड अ पठान एंड अ पंजाबी एंड अ सिंधी, यू आर पाकिस्तान, यू हैव वन कंट्री फॉर योर सेल्फ। कायदे आज़म की वो मशहूर तकरीर, इनको मालूम था कि दुश्मन जब भी हमला करेगा हमारे ऊपर, वो सबसे पहले प्रोविंशियल लाइंस पर आपको तोड़ने की कोशिश करेगा। बंगाल में वो कामयाब हो गए। अब यही एक्सेस वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। किसी न किसी बड़े भाई को टारगेट करना है इन्होंने कि आप बड़े भाई को टारगेट कर दें, बाकी पूरी फैमिली खुद ही बिखर जाएगी। इसलिए पंजाब को टारगेट किया जाता है क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो एक बड़ा सूबा है।
मगर बड़े सूबे होने का मतलब ये नहीं है कि उसने बाकी पाकिस्तान को डेवलप नहीं होने दिया। हर सूबा अपनी जगह पर अपना कंट्रीब्यूट कर रहा है इस पाकिस्तान के लिए। अगर कराची वाले और सिंध वाले ये कहना शुरू कर दें कि पूरा पाकिस्तान हमें लूट के खा गया क्योंकि पोर्ट हमारी है, बंदरगाह तो हमारी है और पाकिस्तान हमें लूट कर खा गया, कैसी जाहिलाना बात होगी है। कराची की पोर्ट सिर्फ कराची और सिंध के लिए तो नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान तक, बल्कि सेंट्रल एशिया तक, पूरी दुनिया के, ये पूरा खित्ता कराची की पोर्ट इस्तेमाल करता है। इसका फ़ायदा पाकिस्तान को जाता है। इस तरह अगर आज़ाद कश्मीर वाले ये कहें कि मंगला डैम हमारे पास बना हुआ है और हमारी वजह से पूरा पाकिस्तान चल रहा है, डिसइंफॉर्मेशन, झूठ, और इससे ज़्यादा जलील बात और कोई नहीं हो सकती। कि फिर बाकी पाकिस्तान वाले कहेंगे कि तुमको गैस और तुमको गंदम और तुमको बाकी सब चीज़ें और रास्ते और पासपोर्ट और बाहर निकलने का रास्ता, ये सब बाकी पाकिस्तान ने दिया हुआ है, उसके बगैर तुम कुछ नहीं कर सकते। यही हकीकत है कि जो सूबा पाकिस्तान से कुछ ले रहा है तो ये पाकिस्तान के बाकी सूबे मिलकर उसको बहुत ज़्यादा वापस भी कर रहे हैं। ये नहीं है कि कोई एक सूबा पाकिस्तान चला रहा है। हमेशा आप रियासत पाकिस्तान के ख़जाने पे जब तकसीम होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो टैक्सेस आते हैं, जो फंड्स आते हैं, जो आमदनी आती है, वो सारी सूबों में तकसीम की जाती है और एक आदमी का फैसला नहीं होता। ये पाकिस्तान की मरकज़ी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, बड़े बड़े प्लानिंग इदारे सब मिलकर बैठते हैं और ये फैसला करते हैं कि किस सूबे को रियासत पाकिस्तान के ख़जानों में से कितना दिया जाएगा, और बलूचिस्तान को उसके हिस्से से ज़्यादा दिया जाता है। क्योंकि बलूचिस्तान एक यूनिक केस है। यूनिक केस इस तरह कि 44% पाकिस्तान है, 44% आबादी के लिहाज से, यानी रकबे के लिहाज से तकरीबन आधा पाकिस्तान बलूचिस्तान बनता है, लेकिन आबादी के लिहाज से 1 करोड़ के करीब, 1.25 करोड़ के करीब इनकी आबादी। कराची की आबादी ज़्यादा है, बलूचिस्तान की कम है, और जो फासले हैं बस्तियों के दरमियान वो सैकड़ों मील पर फैले हुए हैं। जिस तरह पंजाब या सिंध में आप देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। 1 किलोमीटर के अंदर अगर 1000 आदमी रहते हैं पंजाब में, तो बलूचिस्तान में 1 किलोमीटर के अंदर 10-20 लोग रहते हैं, 50 लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत कम है, बस्तियों में फासले बहुत ज़्यादा हैं। 80% बलूचिस्तान बी एरिया है। बी एरिया का मतलब है कि वहाँ पे पुलिस है ही नहीं, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है ही नहीं, वो कबायली रिवाज के मुताबिक चलाया जाता है। तो वहाँ की यूनिक प्रॉब्लम्स हैं। बलूचिस्तान की अपनी आबाद, अपना खर्चा, जो पूरा रियासत, ये जो कहते हैं ना बलूचिस्तान ख़जाने हमें लूट के ले गए हमसे, जो गैस निकलती है वहाँ पे, जो माइंस हैं वहाँ पे, जो बाकी वहाँ पर डेवलपमेंट जो कि चीज़ें, मादनियात निकलते हैं, वो 150-200 अरब के करीब इनकी आमदनी है जो निकलती है सारी, जो सूबे को दी जाती। मगर हुकूमत पाकिस्तान 700 अरब से ज़्यादा रुपया बलूचिस्तान को देती है। बलूचिस्तान अपनी आमदनी से तो अपनी तनख्वाहों का खर्चा भी नहीं निकाल सकता, जो सरदारों को दिए जाते हैं, जो हुकूमत चलाने का खर्चा है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट है। बलूचिस्तान को एक्चुअली बाकी सारे बड़े भाई मिलकर, बड़े भाई आबादी के लिहाज से कह रहा हूँ, वरना रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान सबका बाप है, लेकिन बाकी सारे भाई मिलकर बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान को नहीं चला रहा, बाकी पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान को चला रहा। गवादर क्लेम करते हैं कि हमारा हक नहीं दिया जा रहा हमें। गवादर तो बलूचिस्तान का हिस्सा ही नहीं था कभी। इन्होंने तो, इनके सरदारों ने तो उठा के ओमान को बेच दिया था। हुकूमत पाकिस्तान ने 1958 में गवादर अपने पैसे से वापस खरीदा है। गवादर हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, रियासत पाकिस्तान की मलकियत है, बलूचिस्तान की मलकियत नहीं है। एक्चुअली मेरी सजेशन यही होगी कि गवादर को एक्चुअली फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि ये रियासत पाकिस्तान ने ओमान से ख़रीदा था 1958 में। गवादर को एक्चुअली इस्लामाबाद डिक्लेयर कर देना चाहिए फेडरल टेरिटरी। वहाँ के लोगों को वही हुकूक दें जो इस्लामाबाद के लोगों को मिलते हैं, वही राइट्स दें जो इस्लामाबाद के लोगों को मिलते हैं। ये फेडरल टेरिटरी होनी चाहिए। खुद गवादर के लोग खुश हो जाएंगे कि अगर उनको वही हुकूक दिए जाएं जो इस्लामाबाद वालों को मिलते हैं। तो बात यही है कि जो डेवलपमेंट बलूचिस्तान में की जा रही है, महारंग, ये इस जैसे नापाक, नाउजुबिल्ला, इनके लिए सख्त तरीन लफ्ज़ भी मैं इस्तेमाल करूँ तो कम है। ये इतने बड़े गद्दार हैं मिल्लत और रियासत के, ये सियासी तवाइफ़े, ये दुश्मनों के दलाल सारे, ये सब कभी नहीं बताएंगे कि बलूचिस्तान में जितनी तरक्की है वो रियासत पाकिस्तान कर रही है। कोस्टल हाईवे बलूचिस्तान के पैसे से नहीं बनाई गई, कोस्टल हाईवे पूरे पाकिस्तान के पैसों से बनाई गई है। गवादर बलूचिस्तान के पैसों से नहीं बन रहा, पूरा पाकिस्तान उसकी जिम्मेदारी उठा रहा है गवादर को इतना शानदार शहर बनाने के लिए। जो कच्ची कैनाल बन रही है वहाँ पर, दुनिया की सबसे बड़ी कैनाल है,
जो पूरे पाकिस्तान के दरियाओं से पानी निकालकर बलूचिस्तान को दिया जाएगा। 350 किलोमीटर की कैनाल जो जनरल मुशर्रफ ने, जो पाक फौज ने, जिसको ये पंजाबी फौज कहते हैं, उस फौज ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया था बलूचिस्तान के उन गरीब इलाकों को आबाद करने के लिए जिनको सदियों से इनके नवाबों ने गुलाम बनाकर पत्थर के दौर में रखा हुआ था। मारंग कभी नहीं बताएगी आपको। बलूचिस्तान का बेड़ा गर्क उन सरदारों ने किया कि जिन्होंने नवाब अकबर बुगटी हो, मेंगल हो, मरी शेर खैर बख्श मरी हो, इनको अरबों रुपया रियासत पाकिस्तान की तरफ से मिला है। हमेशा ही कभी गवर्नर रहे, कभी चीफ मिनिस्टर रहे, कभी वजीर रहे, कभी अपने इलाके के ये नवाब रहे, और उस इलाके में जो भी रियासती काम होता था इनके थ्रू होता था। अरबों खरबों रुपया इनको दिया जाता था। इनके बेटे बेंटले और मर्सिडीज और रोल्स रॉयस में घूमते हैं, इनके कोठियां इनकी इस्लामाबाद और लाहौर में हैं, इनके बच्चे एचएसएन कॉलेज में पढ़ते हैं, और उनके अपने इलाके में लोग पत्थर के दौर में रहते हैं। इसका सवाल आप रियासत पाकिस्तान से करेंगे या उस नवाब से करेंगे? नवाब खैर बख्श मरी का पोता, मैं उससे मिला कुछ अरसा पहले, कोही मरी उसका नाम है, कराची में बहुत मशहूर फोटोग्राफर है, अच्छा नौजवान बच्चा है, फोटोग्राफी करता है मुख्तलिफ फंक्शन में, बड़ा महंगा फोटोग्राफर है, बड़े लोग उसको बुलाते हैं आला फंक्शन में। तो जब मुझे पता चला कि ये नवाब खैर बख्श मरी का पोता है तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा तुम्हारे ख़ानदान में हमेशा पाकिस्तान की मुखालफत की गई है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो बड़ी मायूसी से मुझे कहता है कि हमारे दादा ने हमें मरवा दिया। इमेजिन करें, खैर बख्श मरी का पोता ये मुझे बराह रास्त बता रहा है। कहते हैं ना इन्होंने हमें कभी बलोच रहने दिया, ना कभी हमें वो आज़ादी लेने दी, और ना कभी हमें पाकिस्तानी बनने दिया। हम दोनों तरफ से मारे गए। कहते ना तो हमारे पास इतने वसाइल थे कि हम बलूचिस्तान अलग कर सकते, आज़ाद होके आज़ाद मुल्क बना लेते, और ना इन्होंने कभी हमें पाकिस्तानी बनने दिया। हमें घर में उर्दू बोलने पर पाबंदी थी, हम अंग्रेज़ी बोलते थे या बलूची बोलते थे, और अब इसी वजह से हमारे ख़ानदान में फूट पड़ गई। मेरे चचा मेरे दादा से नाराज़ होकर अलग हो गए कि तुम लोग हमें दोनों तरफ से मरवा दिया, ना हमें पाकिस्तानी बनने दिया, ना हमें तुमने आज़ादी दिलवाई। हमें कम से कम पाकिस्तानी तो रहने देते कि हम इस रियासत के साथ वो फ़ायदे उठाते जो हमें इज़्ज़त मिलनी थी। तो ये जो माइंड, जो कोही मरी, नवाब खैर बख्श मरी का जो पोता मुझे ये बात बता रहा है, दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन बलूचिस्तान राइट नाउ। आप बरामदाद बुगटी को देखें, आप हिब्रियार मरी को देखें, ये यूरोप और बैठ के शराबें पी रहे हैं, अरबपति खरबपति हैं, लेकिन बीएलए के मिलिटेंट्स को देखें जिनको कुत्तों की तरह ये मरवाते हैं सड़कों के ऊपर, ये कह कर के तुमको सर मचा रहो और तुम्हें आज़ादी मिल रही है और तुम कुर्बानी दे रहे हो और सुसाइड बॉम्बिंग कर रहे हो। वो बच्ची बेचारी महल जिसको इन्होंने अभी सुसाइड बॉम्बिंग करवाई, इसको प्रेग्नेंट कर दिया था इन्होंने, अस्तगफिरुल्लाह। बदकारी करते हैं, प्रेग्नेंट करते हैं, फिर उसकी वीडियो बनाते हैं, फिर उससे कहते हैं कि 2 रास्ते हैं तुम्हारे पास, तुम शहीद हो जाओ, जाके सुसाइड बॉम्बिंग करो ताकि हम तुम्हें एक शहीद के तौर पे प्रेजेंट करें, वरना तुम्हारी वीडियो हम रिलीज कर देंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस कदर गुस्ताख और बेअदब और जलील लोग हैं ये। कभी खान ऑफ अल्लात के पोते बार बार कई मरतबा आके बयान कर चुके हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा इसलिए बना था कि सैयदी रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया था खान ऑफ अल्लात को कि पाकिस्तान बन रहा है, आप बलूचिस्तान को इसके साथ शामिल कर दें। इसलिए हमारे तमाम बुजुर्गों ने, खान ऑफ कल्लात ने और शाही जिरगे के लोगों को उन्होंने कन्विंस करके पाकिस्तान के साथ शामिल होने का ऐलान कर दिया। और पाकिस्तान बनने से 2 महीने पहले, पाकिस्तान तो बना ही नहीं था, 2 महीने पहले ऐलान हो गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से शामिल होगा, क्योंकि सैयदी रसूलुल्लाह का हुक्म था। जब ये बात मैंने कुछ बीएलए के लोगों से बताई, अस्तगफिरुल्लाह, इस कदर गुस्ताखी की उन्होंने सैयदी रसूलुल्लाह की शान में। कहते हैं अगर रसूलुल्लाह का हुक्म भी हो कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से शामिल करना है तो हम उसके खिलाफ भी लड़ेंगे, हम तस्लीम नहीं करते। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इतने नापाक और पलीत लोग हैं ये, इस कदर जलील गुस्ताख लोग हैं ये। बयान नहीं कर सकता मैं कैसी कैसी शर्मनाक बातें इन्होंने सैयदी रसूलुल्लाह की शान में की, उसको तो बयान करते हुए इंसान गुनाहगार हो जाए। इनको हालांकि जो बात बयान कर रहा है वो खुद खान ऑफ कल्लात का पोता है, शाही खानदान का आदमी है, बाइज्जत आदमी है, नेक आदमी है, पाकिस्तान से प्यार करने वाला आदमी है, और बड़ी शान से कहता है कि हमने इसलिए पाकिस्तान के साथ मिलने का फैसला किया कि हमको सैयदी रसूलुल्लाह ने हुक्म फरमाया था। तो यही बात कि ये चाहे रूहानी मामलात हो जिसको ये मानते नहीं, चाहे जियो पॉलिटिक्स हो और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, जो कुछ बलूचिस्तान में आज है वो बलूचिस्तान के पैसों से नहीं लगा हुआ। बलूचिस्तान के पैसे तो उसके नवाब और वडेरे खा जाते हैं, वजीर खा जाते हैं, रईसानी जैसे डिग्री होती असली हो के जाली। पूछें, देखें ना जाके कि दुबई में कितनी जायदादें हैं इन लोगों की। वो सारे जो कहते हैं हमें दीवार से लगाया जा रहा है, बलूचिस्तान को हकूक नहीं दिया जा रहे, वो सारे खरबपति हैं
जो पूरे बलूचिस्तान के हकूक खुद इन्होंने सलब किए हुए हैं। और जब ये बात करते हैं कि बलूचिस्तान को हम आज़ाद कराएंगे, अब यही बात है, देखिए एक अनार्किस्ट की डेफिनेशन ये है कि जो कुछ आज उसके सामने है उसको आग लगा दो, कल क्या होगा खुद इनको भी नहीं मालूम है। आज इनसे पूछो, बात करो कि तुम आज बलूचिस्तान आज़ाद करने की बात कर रहे हो, मगर बलूचिस्तान में बलोचों की तादाद तो 40% भी नहीं है, 60% तो नॉन बलूचीज है। पश्तून है उसके अंदर, हज़ारा है उसके अंदर पंजाबीज हैं, उसमें सिंधी हैं, उसमें पश्तून है, उसमें बाकी इलाकों के लोग रहते हैं। तो तुम पूरे बलूचिस्तान में उन 60% लोगों को इग्नोर करके कैसे फैसला कर सकते हो, और क्या फैसला करोगे? उसके बाद पाकिस्तान आर्मी अगर निकल जाती है बलूचिस्तान से, तो फिर तुम्हारा हुक्मरान कौन होगा? तुम हुकूमत कैसे चलाओगे? उन 60% नॉन बलूचियों के साथ तुम कैसे गुजारा करोगे? पख्तूनों के साथ तुम क्या करोगे? उनके साथ फिर तुम कैसे जंग करोगे? और फिर सबसे अहम बात, हर खित्ते में कोई ना कोई फौज तो हमेशा रहेगी। तुम पाकिस्तान आर्मी को वहां से निकालने की बात करते हो, फिर तुम ईरान को कैसे रोकोगे कि वो अपनी फौजें दाखिल करे? अफगान तालिबान वैसे ही इंतजार कर रहे हैं फौजें दाखिल करने के लिए, भारत वैसे ही बैठा हुआ है, अमेरिका पहले ही चाहता है कि इस खित्ते के ऊपर अपना कब्जा कर ले, और चीन जिसने $40 अरब की इन्वेस्टमेंट की भी है यहाँ पर, क्या वो फिर तमाशा देखेगा कि सारे मुल्क आकर उसकी इन्वेस्टमेंट पर कब्जा कर ले? चीन भी अपनी फौजें दाखिल कर देगा बलूचिस्तान में। आज तो तुम्हें पाकिस्तान आर्मी बुरी लग रही है, कल इन 6 मुल्कों की फौजों के साथ तुमको मामला करना पड़ेगा, और वो तुम पर रहम नहीं करेंगे। पाकिस्तान आर्मी तो रहमदिल फौज है। नहीं, मुझे शिकायत ही पाकिस्तान आर्मी से ये है कि यार तुम लोग इतने रहमदिल क्यों हो? फौज को फौज की तरह होना चाहिए, जरा सख्ती तो करो इन दहशतगर्दों के ऊपर। आप मुझे बताएं, जिस किस्म की दहशतगर्दी ये BLA वाले कर रहे हैं, क्या चीन इनको बर्दाश्त करता? ये चीन में कर सकते हैं जाके? ये क्या ये ईरान में इस तरह कर सकते हैं? क्या अफगानिस्तान में इस तरह कर सकते हैं? तालिबान छोड़ेंगे इनको? क्या ये दहशतगर्दी ये रूस में कर सकते हैं? पुतिन क्या हशर करेगा इनके साथ? क्या ये दहशतगर्दी इस तरह ये सऊदी अरब में कर सकते हैं? सर काट के फेंक देंगे 2 मिनट में, और चौक के ऊपर सर काटेंगे इनका। ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि आप पूरी रियासत के खिलाफ बगावत भी करें, झूठे मुकद्दमात रियासत पर कायम करें, रियासत को गालियां भी दें, फौज की तौहीन करें, उसके बाद खुद विक्टिम बन के मातम भी करें कि जी हम पर जुल्म हो रहा है, हमारे वसाइल लूटे जा रहे हैं। ये कमाल सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है। दुनिया का कोई मुल्क एक दिन बर्दाश्त ना करे इस जलालत को। और यही मामला देखें, बलूचिस्तान हमेशा से बड़ी बड़ी ताकतों का बैटलफील्ड रहा है। रूस अफगानिस्तान में दाखिली इसलिए हुआ था कि उसने बलूचिस्तान में आना था। हमने रोका ही उसको अफगानिस्तान में इसलिए था कि हम बलूचिस्तान और खैबर का सूबा बचाना चाहते थे अपना। उससे पहले ग्रेट गेम जो 19वीं सेंचुरी में हुआ, वो भी रूस और ताजे बरतानिया के दरमियान जो जंग थी, बलूचिस्तान के ऊपर थी और अफगानिस्तान पे थी। इसीलिए अफगानिस्तान को एज अ बफर स्टेट बनाया गया, ड्यूरल लाइन का मुआहदा करके बलूचिस्तान के सारे इलाके जो पहले अफगानिस्तान के थे वो उन्होंने ब्रिटिश एम्पायर को सरेंडर कर दिए कि आप ले लें अमन के मुआहदे के लिए। बलूचिस्तान हमेशा से बड़ी ताकतें ख्वाहिश करती रही हैं कि इस पर कब्जा करें। जो कर्नल रॉल्फ पीटर्स के नक्शे थे जो 9/11 के बाद निकाले गए, उसमें तो बलूचिस्तान को एक आज़ाद इलाका दिखाया गया है, क्योंकि वो वैसे ही नक्शे तब्दील करना चाहते हैं पाकिस्तान के, चाहे CIA हो, चाहे रशियंस, पहले सोवियट्स हो, इंडियंस हो, और अफगान तालिबान की भी अब अपनी ये ख्वाहिश है कि जी हमने लोया अफगानिस्तान बनाना है, तो हमने खैबर और बलूचिस्तान और कल्लात तक के इलाके हमने हासिल करने। तो जब इतनी सारी ताकतें मौजूद हैं बलूचिस्तान में दाखिल होने के लिए, तो दाखिल क्यों नहीं हो रही? उन्हें कौन रोक रहा है? उनको सिर्फ एक ताकत रोक रही है, वो पाक फौज है, वो एक इस्लामी एटमी ताकत है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी नहीं रोक रही उनको। अगर चाइना की आर्मी यहाँ दाखिल, पाकिस्तान आर्मी निकलेगी, यहाँ चाइना की आर्मी लाजमन दाखिल होगी, क्योंकि इंडियंस दाखिल होंगे, क्योंकि अमेरिकन दाखिल होंगे, उधर से ईरानी दाखिल होंगे, और अफगान तालिबान को भी शौक है चढ़ दौड़ने का। तो फिर BLA क्या करेगी? फिर मारंग क्या करेगी? आज तो पाकिस्तान आर्मी से शिकायत है इसको। मैंने कहा अनार्किस्ट का यही काम होता है कि जो है उसको आग लगा दो, कल क्या होगा पता नहीं। ये पूरे बलूचिस्तान को एक बहुत खौफनाक खित्ते की जंग में धकेल देंगे अगर पाकिस्तान आर्मी यहां से निकल गई। और एग्जैक्टली यही मामला मंजूर पिश्तीन का, परले दर्जे का हिंदुओं का दलाल, एक कमीना जलील 2 टके का आदमी, सिर्फ इसलिए कि CIA बैकिंग कर रही है उसको, इंडियन इंटेलिजेंस बैक कर रही है, इस्राएली इंटेलिजेंस बैक कर रही है, इनको पैसा दिया गया है बगावतें कराने के लिए, इसलिए ये आज मशर बने हुए हैं बहुत बड़े। हमेशा से आप नोट करेंगे
कि चाहे खान अब्दुल गफ्फार खान हो या नवाब खैर बख्श मरी, ये बगावत करते हैं पाकिस्तान से, गुस्सा दिखाते हैं पाकिस्तान पे, उठ के हम अफगानिस्तान जा रहे हैं। जब भी अफगानिस्तान पे कम्युनिस्ट हुकूमत थी, सोवियट्स की हुकूमत थी, ये उठ के अफगानिस्तान चले गए। चंद दिनों के बाद कम्युनिस्टों की हुकूमत खत्म हो गई, सोवियत यूनियन की हुकूमत खत्म हो गई, नजीबुल्लाह की हुकूमत खत्म हो गई। अब इनके पास भागने की जगह नहीं थी कि कहां जाए। नवाब खैर बख्श मरी 1992 में जब काबुल फॉल होता है और अफगान मुजाहिदीन काबुल पर कब्जा करते हैं, तो खैर बख्श मरी काबुल बैठा हुआ था उस वक्त, वहां से बैठ के BLA की बगावत करवा रहा था। अब वहां मुजाहिदीन आ गए, अब क्या करें, अब कहां जाए। उस वक्त मिन्नतें तरले की इसने हुकूमत पाकिस्तान की, बेनज़ीर की हुकूमत थी यहाँ पर, कि जी मुझे पाकिस्तान वापस आने दीजिए, मेरा घर है, मेरा वतन है, आइंदा मैं इंसान का बच्चा बन के रहूँगा, कुत्ते का बच्चा नहीं बनूंगा, ये बगावत नहीं करूँगा, गद्दारी नहीं करूँगा। ये सारे वादे करके इसको पाकिस्तान लाया गया। हेलीकॉप्टरों में बिठा बिठा के इसके कुत्ते और मुर्गे भी काबुल से उठाकर लाए गए और इसको सेटल किया गया अपने मरी इलाके में। खान अब्दुल गफ्फार खान एग्जैक्टली लाइक दिस, कई दफ़ा सेल्फ एग्जाइल करके अफगानिस्तान चले गए, वहाँ कुत्ते की तरह जलील किया गया, फिर भागा हुआ पाकिस्तान आया कि अच्छा मैं पाकिस्तान वापस आ रहा हूँ। इनमें से किसी ने पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि कोई दुनिया का मुल्क इनको मुंह नहीं लगाता, इनको अपना पासपोर्ट नहीं देगा, इनके पास कोई जगह नहीं है भागने के लिए। अल्लाह ने ये पनागाह पाकिस्तान इनको दी हुई है, और ये गद्दार इब्ने गद्दार, लानती इब्ने लानती, ये मुसलसल पाकिस्तान के पुष्ट में खंजर मारते। और शेख मुजीब वाला हाल, जब ये वो सोवियत जो एजेंट था यूरी बाज़मनोफ, उसने शेख मुजीब के बारे में यही कहा था कि ये यूजफुल इडियट्स होते हैं, हम इनको इस्तेमाल करते हैं किसी मुल्क में बगावत करने के लिए, और जब बगावत ख़त्म हो जाती है तो हम इन्हें खुद कत्ल करवाते हैं, बिकॉज दे नो टू मच। इनको बहुत ज़्यादा पता होता है कि हम क्या क्या साजिशें करके आए, इसलिए हम खुद कत्ल कर। शेख मुजीब के साथ यही किया इन्होंने। और जब ये दलाल और ये तवाइफे महारंग और मंजूर पिश्तीन, जब इनका काम ख़त्म हो जाएगा, जो कि काम इनका सिर्फ अनारकी फैलाना है, तो उसके बाद इनको भी कत्ल करवा दिया जाएगा, बिकॉज दे नो टू मच। फिलहाल इनका सिर्फ एक काम है, अनारकी फैलाओ। इनको खुद नहीं पता कि कल इन इलाकों में कौन हुकूमत करेगा अगर पाकिस्तान आर्मी निकल गई तो। क्या मारंग का ख्याल है कि CIA और अमेरिकन और ईरानी और तालिबान और चाइनीज इसको आके प्राइम मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान बना देंगे शेख हसीना की तरह? या मंजूर पिश्तीन ये समझ रहा है कि वो जो सिर्फ उसकी ट्राइबल बेल्ट के अंदर पख्तूनिस्तान बनेगा उसका वो प्रेसिडेंट होगा? ये सिर्फ पश्तूनों को मरवाएंगे, बलोचों को मरवाएंगे। ना कोई इनके पास प्लान है, ना इनकी कोई हैसियत है। ये सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान के खिलाफ भौंकने के लिए इस वक्त। मंजूर पिश्तीन का भी एग्जैक्टली यही मामला है। वो जिस इलाके पे पश्तूनिस्तान बनाना चाहता है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ बगावत कर रहा है, अब कहता है मियाँ वाली भी हमारा, चलो तुम आगे और भी इलाके ले लो, मियाँ वाली भी हमारा। मगर जिस इलाके पर ये अपना पख्तूनिस्तान बनाना चाह रहा है, अपना कौमी जिरगा करने जा रहा है, अदालत लगाने जा रहा है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, उन इलाकों को और भी बहुत बड़ी बड़ी पावर्स हैं जो क्लेम कर रही हैं। अफगान तालिबान भी उसको क्लेम कर रहे हैं, TTP भी उसको, जहन्नुम के कुत्ते खवारिज उसको क्लेम कर रहे हैं, और ये भी उसको क्लेम कर रहे हैं। अभी तो चूंकि रियासत पाकिस्तान के खिलाफ है, लिहाजा TTP ने छोड़ा हुआ है मंजूर पिश्तीन को कि इसकी एक न्यूसेंस वैल्यू है, बकवास कर रहा है, रियासत के खिलाफ शोर मचा रहा है। लेकिन जिस तरह TTP ने अवामी नेशनल पार्टी को सवात पे मारा था, टेरिटरी के ऊपर, सवात अवामी नेशनल पार्टी के पास था, वो उनकी गवर्नमेंट थी उनकी, लेकिन TTP ने जाके फिर ANP को इसीलिए मारा था, सारी लीडरशिप मार दी उनकी वहां पर, कि वो फिर टर्फ की लड़ाई थी। ANP सेकुलर थे, ये अपने आप को मजहबी कहते थे, दोनों इंडिया के कुत्ते थे, लेकिन जब कुत्तों की लड़ाई हुई हड्डी के ऊपर, तो फिर एक कुत्ते ने दूसरे को ज़िबा कर दिया। अब यही एग्जैक्टली मंजूर पिश्तीन के साथ होगा। थोड़े दिनों के बाद TTP इसको ज़िबा करने लगेगी, क्योंकि फिर ये उसके इलाकों पे फैलने लगेंगे। अगर पाकिस्तान आर्मी विड्रॉ कर गई वहां से या पीछे हट गई, जैसे ये मुतालबा कर रहे हैं, तो फिर उस इलाके में सिक्योरिटी किसके पास होगी? इसका जवाब जरा मंजूर पिश्तीन से पूछे कोई। तुम्हारे पास फौज है कि तुम वहां सिक्योरिटी मेंटेन करोगे? अफगान तालिबान को बुलाओगे? TTP टेक ओवर करेगी उन इलाकों को? बात ये है कि जैसे कहा ना कि ये अनार्किस्ट है, इनके पास सोल्यूशन नहीं है। इनको सिर्फ ये पता है कि आज आग लगा दो हर चीज को, जो कुछ हमारे सामने। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इनको बगावत करने और बकवास करने और प्रोपेगेंडा करने के लिए पैसे दिए गए भारतीय इंटेलिजेंस और CIA की तरफ से। खुद इनको नहीं मालूम कि ये किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, और इस्तेमाल होने के बाद ये कत्ल कर दिए जाएंगे। पाराचनार की मिसाल हम आपको दें। पाराचनार में शिया सुन्नी अरसे से, आपको पता है, आपस में कबीले लड़ते रहते हैं। उनको बहुत दफ़ा मना करती है आर्मी
FC मना करती है, मत लड़ो आपस में। इनके सरों पे खून चढ़ा होता है कि नहीं हमने बदला लेना है, इंतकाम लेना है। दबा के मारते हैं एक दूसरे को ठीक से, दोनों तरफ से 100-150 बंदे मार देते हैं, गांव जला देते हैं, घर जला देते हैं। जब तसल्ली से दिमाग ठीक हो जाता है इनका एग्जॉस्ट हो जाते हैं, बंदे ख़त्म हो जाते हैं, एमुनिशन ख़त्म हो जाता है, फिर जो कमज़ोर होता है वो भागा हुआ फ़ौज के पास आता है, कहते हैं जी हमारी सुलह करा दो। फिर फ़ौज बीच में दाखिल होती है, उनको अलग अलग करती है, कुछ अर्सा ये सुकून से बैठते हैं, फिर लड़ पड़ते हैं। अगर फ़ौज बीच में से निकल जाए तो मुझे बताएं इस पूरे खित्ते में कौन सी ताकत है जो इन मुख्तलिफ दहशतगर्द ग्रोहों, कबाइलों, फैक्शंस, पार्टीज़ के दरमियान अमन कायम कर सके। पाक फ़ौज वाहिद गारंटी है, वाहिद इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसने पश्तून इलाकों में अमन रखा हुआ है। पश्तूनों की कातिल ये पंजाबी आर्मी नहीं है जिसको ये ताना देते हैं। क्या बैतुल्लाह महसूद का ताल्लुक गुजरांवाला से था? हकीमुल्लाह महसूद फैसलाबाद का था? ये मंजूर पिश्तीन इसका ताल्लुक चूनिया से है? ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो हमेशा कम्युनिस्टों के साथ मिलकर बगावतें करवाता रहा है पश्तूनिस्तान बनाने के लिए और पश्तूनों को मरवाता रहा है, इसका ताल्लुक गुजरात से था। पश्तूनों के कातिल ये पश्तून है, पाकिस्तान आर्मी नहीं। बंगालियों और बिहारियों के कातिल मुक्ति बाहिनी थी, पाकिस्तान आर्मी नहीं। प्रोपेगेंडा और डिसइंफॉर्मेशन जितना मर्जी बकवास करो, हकीकत नहीं तब्दील हो जाती। पाकिस्तान आर्मी क्या सवात के लोगों की कातिल पाकिस्तान आर्मी थी या TTP थे? सवात के लोग भूल गए कि आज PTI के चूंकि वहां हुकूमत है लिहाजा हर किस्म की बकवास कर रहे हैं पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कि जी पाकिस्तान आर्मी को सवात का अमन पसंद नहीं आ रहा। तो वो जो पहले सवात का हाल था जहां लाशें लटकाई जाती थी खूनी चौक के ऊपर, तुम्हारे घरों से बेटियां उठाई जाती थी, वो अमन कौन लेकर आया था? फिर जब पाकिस्तान आर्मी ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन अपने मुल्क के अंदर किया, वो P04 ऑपरेशन जिसमें हज़ारों SSG कमांडोज को पहाड़ों पर उतारा गया और पूरी आर्मी नीचे से मूव करके गई और पूरी वैली से TTP को साफ किया गया, 20-25 लाख लोगों को बाहर निकाला गया और साफ करके वापस भेज के सवात को आबाद किया गया। ये किसने किया था? ये TTP ने आबाद किया था या पुलिस ने आबाद किया था? क्या पुलिस के पास कैपेसिटी है TTP से जंग करने की? खुद बैरिस्टर सैफ ने आके तुम्हारे प्रेस कॉन्फ्रेंस की कहा कि पुलिस के पास तो कैपेसिटी नहीं है TTP से लड़ने की। तो ये कौन सी पुलिस है जो लकी में आज बकवास कर रही है कि फौज को निकाल दें इन इलाकों से तो हम 3 महीने में TTP को साफ कर देंगे? जाहिर है आपको मालूम है कि ये वो डिसइंफॉर्मेशन है, वो झूठ है। क्योंकि इस वक्त गंडापुर पागल हुआ है, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर रहा है, बावला हो चुका है, शराब पी के इसके दिमाग की नसें मर गई हैं, इसको पता ही नहीं है क्या बकवास करता है ये, कभी किस नशे में, कभी किस शराब की बोतल में, जो शहद की बोतलें निकलती हैं इसके पास से। अब कह रहा है कि मैं अपनी फॉरेन पॉलिसी अकेले चलाऊंगा, मैं अफगान तालिबान से जाके बात करूंगा। इस बेवकूफ जाहिल को कोई ये बताए कि दुनिया का कौन सा मुल्क है जो एक छोटे से सूबे के साथ इंगेज करेगा, निगोशिएट करेगा और मुआहदे साइन करेगा, ये जानते हुए कि बाकी रियासत उनको तस्लीम ही नहीं करती। मुआहदे होते हैं रियासतों के दरमियान, कैपिटल टू कैपिटल, मरकज टू मरकज, हुक्मरान टू हुक्मरान। जब भी उन मुआहदों को पूरी रियासत गारंटी करती है कि हमने मुआहदे किए, हम इसकी जमानत देते हैं। एक शराबी बेगैरत गुंडा उठ के चला जाए काबुल और कहे कि मैं मुआहदे करता हूं, तो क्या मुआहदे करेगा तू जाके वहां? तालिबान क्या इज्जत करेंगे तेरी? कुत्ते की तरह जलील करके तुझे वहां से निकालेंगे। तेरी हैसियत क्या है वहां पे? और यही मामला मंजूर पिश्तीन का है कि ये जिस पख्तूनिस्तान के झंडे को बनाकर पाकिस्तान में लहराता रहता है, सरहद पार करके अफगानिस्तान जाके ये इस झंडे को नहीं लहरा सकता। अफगान तालिबान सर काट के फेंक देंगे इसका। अफगान तालिबान का झंडा बदल चुका है, ये अभी तक पुराना पश्तूनिस्तान का झंडा लिए फिर रहा। और अफगान तालिबान अब कोई पश्तूनिस्तान नहीं बनाना चाहते। उनका भी इरादा है, तौसी पसंदाना अज़ाइम है उनके, लेकिन वो लोया अफगानिस्तान बनाना चाहते हैं। बस एक्सपैंड कर दें अफगानिस्तान को कि जी अटक तक हमारा तो कल्लात तक हमारा। उनकी भी ख्वाहिश है, वो भी तैयार बैठे हुए हैं कि ज़रा इस इलाके के अंदर पाकिस्तान आर्मी पीछे हटे तो हम दाखिल हों। तब मुझे बताओ इस पूरे खित्ते को स्टेबल किसने रखा हुआ है? ये दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें, चाहे चाइनीज आर्मी हो या इंडियन आर्मी हो या अमेरिकन आर्मी हो या ईरानी आर्मी हो या अफगान तालिबान हो, इनको किसने रोका है बलूचिस्तान में दाखिल होने से? ये अफगान तालिबान और TTP को किसने रोका हुआ है कि पूरे सूबे पर कब्जा नहीं कर लेते? क्या मंजूर पिश्तीन ने रोका हुआ है? ये तो तुम आज बकवास कर रहे हो कि ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, लेकिन कोई इसका दलील भी तो लेकर आओ ना कि ये बैतुल्लाह महसूद और ये हकीमुल्लाह महसूद और ये मौलवी नूर वली और ये मुल्ला फजलुल्लाह, ये सारे दहशतगर्द जिन्होंने सैकड़ों पश्तूनों के सर काटे हैं,
सारे बड़े बड़े मशर मार दिए, सारे कबायली इलाकों पर बुजुर्गों को, उलमा को कत्ल कर दिया जिन्होंने इनके खिलाफ बात की थी। क्या ये सारे पंजाबी थे? और ये पूरी पाकिस्तान आर्मी, इसके अंदर जितनी पाकिस्तान की आबादी का तनासुब है, इसी तनासुब से पाकिस्तान आर्मी के अंदर सारे पाकिस्तानी ड्यूटी करते हैं इस पाक सरजमीन की हिफाजत करने के लिए। पाकिस्तान में जितने पंजाबी हैं उसी तनासुब से फौज में पंजाबी है, जितने पश्तून हैं उसी तनासुब से फौज में पश्तून है, उसी तनासुब से फौज में गिलगिती और बल्ती और कश्मीरी हैं, और उसी तनासुब से फौज के अंदर कराची वाले और सिंध वाले और बलूचिस्तान वाले हैं। ये पाक फौज कौम की फौज है, सईदी रसूलुल्लाह की फौज है, ग़ज़वा हिंद की फौज है। इस फौज के खिलाफ लड़ने वाला बिल्कुल आज की बिल्कुल तय बात है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग करने वाला मुर्तद है, काफिर है, खवारिज है, मुशरिक है, यहूदी है। और पाकिस्तान फौज को गाली देने वाला भी मुर्तद है, काफिर है, मुशरिक है। मुशरिकों और यहूदियों का साथी अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है। और ये मंजूर पश्तीन और महरंग बलोच और PTI और गंडापुर इसी दर्जे में जलील लोग, इसी में शामिल हैं ये सब। ये पाकिस्तान कहीं नहीं जाता अल्लाह के फजल से, इसने कहीं जाना भी नहीं है। जब बलूचिस्तान सईदी रसूलुल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान के साथ शामिल हुआ है तो टूटने के लिए शामिल नहीं हुआ। सईदी का हुक्म क़यामत तक के लिए अल्लाह ताला की तकदीर है जो उसने लिख दी है। अब जो मर्जी कोई जोर लगा ले, जो मर्जी कोई पाकिस्तान के खिलाफ जंग कर ले, जिस मर्जी ताकत को लेकर आ जाए, उसके नसीब में सिर्फ जिल्लत और रुसवाई है कि वो अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग करेगा। ये पाकिस्तान सिर्फ खित्ते ज़मीन नहीं है, ये अल्लाह के राजों में से एक राज है। इस पर साया खुदाए जुल जलाल है, इस पर सईदी रसूलुल्लाह की निगाह। और ये एक तवाइफ और एक दलाल की वजह से टूटने वाला मुल्क नहीं है, चाहे जो मर्जी ये बकवास कर ले रियासत पाकिस्तान के खिलाफ। कभी कभी दिल चाहता है मेरा, वल्लाही मेरा दिल ये चाहता है कि PTI वाले और ये सूबे वाले बार बार जो इमरान को मुंतखब करते हैं, मैं पाक फौज से कहूँ कि आप विड्रॉ करके अपने बैरक्स और बेसेस में आ जाए, पूरा सूबा हवाले कर दे कुत्तों के, देखें क्या होता है। चंद दिनों के अंदर अगर इनके गले कट के लाशें ना लटक रही हो जिस तरह सवात में हो रहा था, इनकी चीखें ना निकल जाए, ये रोते पिटते फौज के पास ना आए कि हमें बचा लो, तो कहना जिस तरह वो पराचनार के कबीले करते हैं, पहले लड़ते हैं, जब सर फट जाता है रोते पिटते, फिर फौज के पास आते हैं कि सुलह करा दो। कोई ताकत नहीं है उस खित्ते में जो अमन कायम कर सके इन मुख्तलिफ कबाइल के दरमियान, इन मुख्तलिफ मसलकों के दरमियान, इन मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान, सिवाय पाक फौज के। आप पुलिस के बस का खेल ही नहीं है। पुलिस के बस का खेल होता तो ये बहुत पहले सूबे से दहशतगर्दी खत्म कर दे। आप कहती हमें दे दे तो 3 महीने में खत्म कर देंगे। ये पुलिस रेगुलर है भी नहीं, ये सारे वो कबायली लोग हैं, लेवीज के हैं, खासादार लोग हैं कि जो रेगुलर पुलिस में भर्ती भी नहीं हुए थे। इनको जब इंजमाम हुआ है फाटा का तो इनको ऑनररी सबको नौकरियां दे दी गई पुलिस में कि ये बेरोजगार ना हो जाए। अब चूंकि इनके कबायली ताल्लुकात हैं TTP के साथ, इनकी रिश्तेदारियां हैं गंडापुर के साथ, गंडापुर देखिए सारे इलाके जहां दहशतगर्दी मची है ये चीफ मिनिस्टर का अपना इलाका है, गंडापुर का अपना इलाका है, इसके अपने कबीले के लोग हैं जिनको ये लॉन्च कर रहा है रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, जिस तरह की बकवास वो कर रहा है। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने का एक ही तरीका, रियासत पाकिस्तान को वाकई इन 2 सूबों में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगाना पड़ेगा। हुकूमतें डिसॉल्व कर दें, गवर्नर रूल लगाएं, सख्त मार्शल लॉ लगाएं, और पहला मार्शल लॉ पाकिस्तान की तारीख में ऐसा लगाएं जो खूनी हो। कहते हैं पाकिस्तान में बड़े मार्शल लॉ लगे हैं, पहले मार्शल लॉ नहीं लगे, बड़े होम्योपैथिक किस्म के मार्शल लॉ थे। किसी एक मार्शल लॉ में एक आदमी का खून नहीं बहाया गया। आप रेवोल्यूशंस देखें जो मुल्कों में आई, आप ईरानी रेवोल्यूशन देख लें, ज़्यादा दूर क्यों जाते हैं। शाह ऑफ ईरान की हुकूमत का जब तख्ता उल्टा तो खुमैनी की हुकूमत ने कम से कम 50,000 से ज़ायद लोगों को फांसी चढ़ाया, लटकाया, फायरिंग स्क्वाड के आगे डाला, पूरा माशरा साफ कर दिया। ऐसा साफ किया कि शाह और उसका ख़ानदान और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन और उसकी ब्यूरोक्रेसी और उसके सारा मीडिया और उसकी सारी आर्मी एक बंदा नहीं छोड़ा, सब मार के फेंक दिए। उसके बाद ईरान स्टेबल हो गया। अब ये आयतुल्लाह जिस तरह मर्जी चाहे ईरान को चलाते रहे। आप ये ज़रा इस किस्म की हरकतें रूस में करें ना, देखें फिर पुतिन आपके साथ क्या करता है, या चाइना में करें ना, देखें चाइना क्या करता है। ज़रा सी दहशतगर्दी हुई सिंकियांग में, इन्होंने करोड़ों मुसलमानों को कई सालों से कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में और जेलों में बंद किया हुआ है, फैमिलीज तबाह कर दी, लाखों मुसलमान बच्चों को माँ बाप से छीन कर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में ले गए जहाँ कम्युनिस्ट बना के उनको बड़ा कर रहे हैं। जो जुल्म हो रहा है इस वक्त ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर मुसलमानों के साथ, सिर्फ इसलिए कि एक आध धमाका हो गया वहाँ पे, चीनी हुकूमत ने बेड़ा गर्क करके रख दिया मुसलमानों का। ये फैक्ट है। हम सियासत की वजह से हम बात ना कर सके, हुकूमत नहीं बात करती, लेकिन हकीकत तो अपनी जगह पर है।
सऊदी अरब में, जब मैं सऊदी अरब में गिरफ़्तार था, जब मुझे उन्होंने गिरफ़्तार किया हुआ था, तो मुझ पर जो इल्ज़ाम था वो भी वही इल्ज़ाम था जो कि जी आप ईरान की तरफ से काम कर रहे हैं, कि आपने पाकिस्तान आर्मी को रोका है यमन में जाने से, तो लिहाजा इल्ज़ाम ये है कि आप ईरानी जासूस हैं। जब मैं जेल से रहा हुआ, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है कि उस वक्त जनरल राहील और जनरल रिजवान दोनों पाकिस्तान आर्मी की क़यादत कर रहे थे। एक DGI थे, एक आर्मी चीफ थे। उन्होंने बड़ी सख्ती से बात की सऊदी हुकूमत से और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे निकाल कर लाया। मगर मेरे निकलने के बाद 27 अफराद की गर्दनें काटी सऊदी हुकूमत ने, वही इल्ज़ाम जो मेरे ऊपर था कि ईरान के लिए काम कर रहे हैं। 27 लोगों की, जिसमें वो शेख निमर भी एक मशहूर शिया आलिम था सऊदी अरब का, उसकी गर्दन काटी उन्होंने। दिस इज़ हाउ कंट्रीज ट्रीट विद ट्रेटर्स। दुनिया के सारे मुल्क यही करते हैं। क्या ईरान, तो क्या सऊदी अरेबिया, तो क्या रशिया, तो क्या चाइना, तो क्या अफ़गानिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान नहीं करता। अब पाकिस्तान को बहुत सख्ती से ये करना पड़ेगा। मुल्क में खूनी इनकलाब तो आ रहा है, आप बगावतें जो बर्पा हो रही हैं, आप खुद देखें, BLA की लेवल देखें आप। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अभी पिछले दिनों 10-15 चंद दिन पहले 26 अगस्त थी मेरे ख्याल, नवाब अकबर बुगटी की जो खुदकुशी का दिन था, उस दिन इन्होंने पूरे बलूचिस्तान में बगावत बर्पा की। क्या बगावत बर्पा की? अपने ख्याल में सारा जोर लगा दिया इन्होंने, सिवाय चंद सड़कें ब्लॉक करके बेगुनाह लोगों को बसों से उतार कर कत्ल करने के और एक आर्मी चेक पोस्ट के ऊपर और लसबेला कैंप के ऊपर हमला करने के। क्या अचीव कर लिया इन्होंने? कितने लोग मार दिए, कितना बलूचिस्तान आज़ाद करा लिया। जितने इनके कुत्ते गए थे हमला करने, सारे मारे चले गए। ये सारी ताकत लगा के भी ये किया इन्होंने। सिर्फ यही वो बात जो कोई मरीज ने मुझे कही थी, खैर बख्श मरी का जो पोता, कि जी हमारे बाप दादा ने मरवा दिया हमको, कि ना तो हमारे पास ताकत है पाकिस्तान से आज़ादी लेने की, ना इन्होंने हमें कभी पाकिस्तानी बनने दिया कि हम रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बनकर कम से कम अपनी शनाख्त हासिल करते हैं। हमारे पास कोई आइडेंटिटी ही नहीं है, ना हम पाकिस्तानी हैं, ना हम बलोची हैं, ना आज़ाद बलूचिस्तान हमारे पास है। यही BLA वाले कर रहे हैं इस वक्त, यही मारंग कर रही है, क्योंकि असल जो इनके लीडर्स हैं हिब्रियार मरी और बरामदाद बुगटी, वो स्विट्ज़रलैंड में बैठ के शराबें पी रहे हैं, मरवा रहे हैं इन बेवकूफ़ों को, अल्लाह नज़र टाइप लोगों को जो ज़मीन पर बैठ के अपने ख्याल में ची गुवेरा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाथ इनके कुछ भी नहीं आना, अनार्किस्ट ये वैसे ही है, ताकत इनके पास है नहीं, सिवाय चंद बसें रोककर बंदे मारने के और एक आध जगह रॉकेट चलाने के और एक आध FC की गाड़ियां एम्बुश करने के, इससे ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है इनके पास। यही हाल मंजूर पश्तीन का है। ये पठानों को मरवा सकता है, पश्तूनों को मरवा देगा। अब मुझे खुद बताएं कि अगर वो बगावत करता है, वहाँ खाना जंगी होती है उस इलाके में, पाकिस्तान आर्मी को वहाँ से निकालने की बात करते हैं, ये कहते हैं ये फ़ौज को हम दाखिल नहीं होने देंगे, तो वो जो पश्तून पूरे पाकिस्तान की रियासत के अंदर बुने हुए हैं, जो कराची से लेकर गिलगित तक जिनके मफादात हैं, इंटरेस्ट है, बिजनेसेस हैं, नौकरियाँ हैं, कारोबार है, काम है, वो किधर जाएंगे? उनके साथ तुम क्या हशर करोगे? इतने पश्तून पेशावर में नहीं है जितने कराची में बसते हैं। वो मोहब्बत और प्यार के साथ रहते हैं, पूरा कराची उनको आबाद करता है, उनको पालता है। अगर कराची वाले और सिंध वाले यही करना शुरू कर दें कि हम दूसरे सूबे के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो ये करने वाला कौन शख्स होगा? क्या ये पख्तूनों का दोस्त होगा या दुश्मन होगा? उनका मशर होगा या दुश्मनों की जानिब से प्लांटेड गद्दार होगा? जो हरकतें इस वक्त मंजूर पश्तीन कर रहा है, ये पूरे पश्तूनों को मरवाएंगी जो इसके पीछे चलेंगे। क्योंकि पाकिस्तान 1947 में रेफरेंडम हुआ था खान अब्दुल गफ्फार खान की वजह से। उसने कहा हम भारत के साथ मिलेंगे, फ्रंटियर के मुसलमानों ने कहा हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, अंग्रेजों ने कहा रेफरेंडम करा लेते हैं। रेफरेंडम हुआ, 99% पश्तूनों ने कहा हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। कुत्ते की तरह जलील हुआ उस वक्त भी। ये फैसला हो चुका है कि ये बड़ों ने फैसला कर दिया है कि ये सूबा पाकिस्तान के साथ है। आज भी आप पूरे सूबे में किसी पश्तून से पूछ लें क्या तुम अफगानिस्तान का शहरी बनना चाहते हो, वो कहेगा सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान के खिलाफ जितनी मर्जी लड़ाई उसकी हो, जितना मर्जी इख्तलाफ करे, सियासत में बकवास करे, इससे कहें तुम पाकिस्तान का पासपोर्ट छोड़ो अफगानिस्तान चले जाओ, कहेगा सवाल ही पैदा नहीं होता। पाकिस्तान का पासपोर्ट मैं क्यों छोड़ूं? इनको अपना इंटरेस्ट मालूम है, हर शख्स को अपना मफाद पता होता है। उसको मालूम है कि अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं है, सब कुछ पाकिस्तान में है। ये भौंकने की आज़ादी भी पाकिस्तान में ही है, तुम्हें अफगानिस्तान में नहीं मिलेगी। ये मंजूर पश्तीन अफगानिस्तान जाके एक जलसा नहीं कर सकता, जैसे कहा उसको लटका देंगे वहीं पे। वो पाकिस्तान में भौंक सकता है क्योंकि यहाँ कुत्तों को भौंकने की खुली छुट्टी है। जब खान ऑफ कल्लात ने फैसला कर दिया सईदी रसूलुल्लाह के हुक्म पर कि ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का है, तो अब किसी का बाप भी अलग नहीं कर सकता, ना हम अलग करने देंगे।
और जब बड़ों ने 99% पश्तूनों ने फैसला कर दिया 47 में कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, तो अब ये पाकिस्तान के साथ हैं। किसी का बाप भी इंशाल्लाह इनको अलग नहीं कर सकता पाकिस्तान से। बाकी हम पाक फौज से साफ कहेंगे अब मार्शल लॉ लगाएं 2 सूबों में कम से कम। ये बहुत ही गलीज, बहुत ही पागल और बहुत ही नशेई और बहुत ही हरामी किस्म के लोग हैं इस वक्त, जो पख्तूनिस्तान बनाने और बलूचिस्तान आज़ाद करने के लिए पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जंग कर रहे हैं। और PTI की हुकूमत उसमें 100% शामिल है। इमरान उतना ही बड़ा गुनाहगार है जितना गंडापुर है। वो उसकी ताकत पर कर रहा है, उसकी शय पे कर रहा है। जनरल फैज़ का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है उसके अंदर 100% एविडेंस इमरान के ख़िलाफ़ भी है। वो कहते हैं ना फ़ौज को सियासत में दखल नहीं देना चाहिए। बार बार वो ये कायद-ए-आज़म का कोट सुनाते हैं कि रिमेंबर यू आर दी सर्वेंट्स ऑफ द लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, एंड यू हैव टू फॉलो द पॉलिटिकल लीडरशिप। ये कायद-ए-आज़म का कौल तो तुम्हें याद है, लेकिन कायद-ए-आज़म का ये कौल तुम्हें याद नहीं है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाकिस्तान से खयानत नहीं करनी। तुमने फौज को पाकिस्तान की सियासत में घसीटना नहीं है। तुमने फौज और ISI के जरिए मुखालिफिन को मरवाना नहीं है। तुमने फौज और ISI के जरिए इलेक्शन हाईजैक नहीं करने। ये सब कुछ तो इमरान कर चुका था फैज़ और बाजवा के जरिए। उस वक्त इसको कोई कौल याद नहीं आया। उस वक्त फौज दुनिया की सबसे अच्छी फौज थी। उस वक्त ये तारीफें करता फिरता था जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की, सिर्फ इसलिए कि इसको इक़्तिदार से उठाकर एक चूहे के दड़बे में बंद कर दिया गया। इसलिए ये सारे बावले हुए जा रहे हैं। और बात यही है कि अपना लेवरेज बढ़ाने के लिए ये ऐसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चले गए कि अब इनको माफ़ी नहीं मिल सकती। इमरान इससे जितनी मर्जी बगावतें तुम करवा दो खैबर में, इमरान इससे जेल से बाहर नहीं आएगा। एक तो ये बात हो गई। और दूसरी बात कि तुम्हारी हुकूमत भी जाएगी, तुम्हारे लोग भी पकड़े जाएंगे, फांसी भी लगेगी। सिविल वॉर तो तुम वैसे ही करवा रहे हो। एक दफ़ा तसल्ली से 10-15 हज़ार लोगों का खून बहाने की ज़रूरत है। फ़ौज अगर आज ये कर दे तो बाद में लाखों का खून नहीं बहेगा। वरना जिस तरीके से मारंग बलोच और जिस तरीके से मंजूर पिश्तीन और गंडापुर जिस रास्ते पे जा रहे हैं, ये बहुत खूनी रास्ता है। ये अपने सूबों को सबसे पहले मरवाएंगे। ये बलोचों को मरवाएगी, वो पश्तूनों को मरवाएंगे, और हाथ किसी के कुछ भी नहीं आएगा। पाकिस्तान का तो ये कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि ये पाकिस्तान साया खुदाए जुल जलाल में है। और इससे प्यार करने वाले करोड़ों यहाँ बैठे हुए हैं जो सर धड़ की बाजी लगाएंगे इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए और इन यहूदियों और हिंदुओं के दलालों से इसको महफूज रखने के लिए। लिहाजा ये किसी खुशफहमी में ना रहे कि ये पश्तूनिस्तान बना लेंगे तो बलूचिस्तान आज़ाद कर लेंगे। इनका बाप भी कुछ नहीं कर सकता है। इनको वार्निंग्स दी जा चुकी हैं, ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक जा चुके हैं। इनसे नेगोशिएशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बातचीत करने के लिए आए, जैसे TTP से बातचीत का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि TTP खुद अपने डायनामिक्स कंट्रोल ही नहीं करती, इसको पीछे से कंट्रोल किया जाता है। यही हाल मारंग का, यही हाल पिश्तीन का। इनसे नेगोशिएशंस का कोई फ़ायदा नहीं है। इनको सिर्फ एलिमिनेट किया जा सकता है। और रियासत को अब वही करना चाहिए जो ईरान, सऊदी अरब, चाइना, अफ़गानिस्तान और रशिया करता है मुल्क के गद्दारों के साथ। अगर ज़ालिमों पर रहम किया जाए तो ये मज़लूमों पर जुल्म होता है। रियासतें कुफ्र के साथ चल सकती हैं, जुल्म के साथ नहीं। रियासत पाकिस्तान को और पाक फ़ौज को अब पूरी ताकत से इन फितनों को कुचलना है जो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ हालत जंग में है और हमारे इस पाक सरज़मीन को तकलीफ़ पहुँचा रहे हैं। ये ताकत अल्लाह ने आपको दी है, इसको इस्तेमाल करें। पूरी कौम आपके साथ है इंशाअल्लाह। ये कुत्ते कुछ भी नहीं कर सकते इंशाअल्लाह। And I think you will agree with me that whatever else you may be or wherever you are, you're a Muslim. That you have now carved out a territory, vast territory. It is all yours. It doesn't belong to a Punjabi or a Bengali or a Sindhi. It's yours. You got your central government where every unit and every province is represented. Therefore, if you want to build up yourself into a nation and get rid of this poison, not give up this provincialism. You are only voicing my sentiments and the sentiments of millions of Muslims when you say that Pakistan should be based on pure foundations of social justice and Islamic socialism, not otherism.